नमस्कार। आज अपन लोग इसके अंदर लक्ष्य 2025 के अंदर प्रथम पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे, जो कि टोंक जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा के द्वारा ये चलाया गया मिशन है। हम लोग इस पेपर के अंदर बात करें तो इस पेपर के अंदर दो प्रश्नावली अपने पास है, एक तो वास्तविक संख्याएं और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में से अपने पास क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करें वास्तविक संख्याएं, बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर की है और इसी प्रकार दो चर वाले रैखिक समीकरण भी अपने पास अंक भार में कितने नंबर में, 4 नंबर में। दोनों में से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यहाँ पर है और अपन इसमें निकालते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास में रूट 12 का सरलतम रूप है। रूट 12 का सरलतम रूप, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैं 12 का यहाँ पर क्या करूंगा, गुणनखंड करूंगा तो कितना मिला, यहाँ से 6, 2 का भाग देने पर 3 और 3 का भाग देने पर 1 रहा। इसका मतलब रूट 12 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3। और यहाँ पर बताओ, रूट में से जोड़े में से एक बाहर निकलता है तो बाहर कितना निकलेगा, 2, और रूट में कितना रहा, 3 रहा। तो जैसे ही मैं इधर देखता हूँ ऑप्शन में, मेरा ऑप्शन नंबर ए अपने प्रश्न का उत्तर रहेगा। सेकंड प्रश्न की हम बात करें, संख्याओं 36, 48 के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। इसका मतलब मुझे 36 और 48 का क्या चाहिए, मुझे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम देखें यहाँ से, तो हम लोग 36, सबसे पहले मैं अगर बात करूं यहाँ से तो एलसीएम की बात कर लेता हूँ। तो एलसीएम के लिए हम लोग 36 को और 48 को हम लोग लिख लेंगे। 2 का भाग दिया, 36 का आधा 18 और इसका आधा 24। 2 का भाग दिया 18 का और 24 का आधा 12। 2 का भाग दिया हम लोगों ने, 2 में जाए और 12 में कितने बार गया, 6 बार। फिर 2 का भाग देंगे, 2 में नहीं जाएगा, छोड़ देंगे। 6 में जाएगा कितनी बार, 3 बार। और 3 का भाग देने पर 9 में कितनी बार गया, 3 बार। और 3 में कितनी बार गया, 1 बार। और 3, 1 और 1। ठीक है। और जैसे मैं इसमें देखता हूं तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, जिनका भी हम लोगों ने भाग दिया है इन सब का गुणा करना। ठीक है। तो यहां से हम लोग बात करें, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 का डबल 72 और 72 का डबल 144 से रहा। ठीक है। तो शायद 144 कौन से ऑप्शन में मिलेगा अपने को, एलसीएम। जैसे मैं इसमें देखता हूं तो ऑप्शन ए में ही एलसीएम का मान 144 है। ठीक है। और अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करूं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दोनों संख्याओं में जाए। इसका मतलब 12 का भाग 36 में भी जाता है और 12 का भाग किस में जाता है, 48 में भी अपने पास जाता है। तो अपने प्रश्न का आंसर कौन सा रहेगा, ए हो जाएगा। ठीक है। बहुत आसानी से प्रश्न निकल गया अपने पास में। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें, 24 और 30 का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मैं देखता हूं यहाँ से 24 और 30, आपको 24 और 30 दोनों के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है। और जैसे इधर 24 का करता हूँ और इधर किसका, ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। का भाग देंगे, इसका आधा 12, 6, 2 का भाग दिया 3 से रहा, 3 का भाग दिया 1, 2 का भाग देंगे 15। यहाँ से हम लोग 3 का भाग देंगे 5 बार और 5 पर 1। तो इसके गुणनखंड कितने निकले, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और 30 के गुणनखंड क्या है अपने पास में, 2 गुणा 3 गुणा 5। जैसे ही मैं इन संख्याओं को देखता हूं तो बताओ दोनों में कॉमन कौन है, ये 2 और ये 3। तो इसका एचसीएफ कितना बना, 2 और 3 का गुणनफल। इसका मतलब किससे रहा, 6 से रहा। और जैसे ही मैं ऑप्शन को देखता हूं मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या मिल जाएगा, अपना प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है। चलो हम लोग आगे प्रश्न की तरफ देखें, 294 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त मतलब लिखा गया है। अपने देख 294 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, उसको घातांकों के रूप में देखना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन होगा। मतलब अपन जो भी यहाँ से चारों प्रश्न देखें, चारों प्रश्नों में अपना अभाज्य गुणनखंड विधि यूज में ली गई है। मतलब आपको संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने आने चाहिए, कहने का मतलब ये है। देखते हैं हम लोग 294 के अंदर जैसे 2 का भाग दिया मैंने,
एक बार, 4, फिर 7 बार। ठीक है, 254 नहीं ना, फिर किसका भाग जाएगा यहाँ से? 147 के अंदर 3, तो 3 चौक बार, 9 बार, 7 का भाग 7 बार, 7 का भाग 1। तो बताओ यहाँ से कितना रहा? 2 गुणा 3 गुणा 7 और 7, तो 7 की घात 2। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा अपने पास? यहाँ से देखें हम लोग, 2 गुणा 3, ऑप्शन नंबर बी अपने प्रश्न का उत्तर है। चलो तो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन अपना 5वां है, दो पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः है 6 और 36 है। यदि एक पूर्णांक 18 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करो। हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ व एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे ही मैं देखता हूं तो एक संख्या मुझे कितनी देगी? 18। दूसरा पूर्णांक मुझे पूछा गया है, इसका मतलब ये किससे रहा? बी लिख देते हैं। एचसीएफ का मान क्वेश्चन में कितना है? 6 है। एलसीएम का मान प्रश्न में कितना? 36 है। ऐसे ही मैं बी का मान निकालूंगा तो 6 गुना 36 में किसका भाग देंगे हम लोग? 18 का। और जैसे मैंने भाग दिया तो 18 का भाग 36 में कितनी बार गया? 2 का मान कितना मिला? 6 दूनी 12। जैसे हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला अपने पास? सी अपने प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है, अब देखो, तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ जो कि कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। चाहे वो 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो, चाहे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो, चाहे 4 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो, एचसीएफ कितना रहेगा? 1 रहेगा। दूसरी बात क्वेश्चन पूछ ले कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम हम लोग उस स्थिति में क्या कहेंगे एलसीएम के बारे में, कि इन सभी संख्याओं का जो गुणनफल होगा वही हमारा क्या रहेगा? एलसीएम रहेगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न है 7वां, 105 और 120 का एलसीएम क्या होगा? और यहाँ पर भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेंगे। अब देखो, सबसे पहले मुझे 105 और 120 का मुझे क्या लेना है? एलसीएम निकाल। चलो, अब इसमें 2 का नहीं जाता लेकिन 120 में जा रहा है, तो यहाँ से 105 का 105 रहेगा। 2 का भाग दिया कितनी बार गया? 60 बार। 2 का भाग हम लोग देंगे तो 105 में नहीं जा रहा, छोड़ देंगे। इसमें कितनी बार गया? 30 बार। जब तक भाग देना जब तक 2 का भाग जाता जाए। 105 का 105 रहेगा और 30 क्या 15 मेरे पास प्राप्त हो। जैसे मैं आगे देखता हूँ दोनों में 3 का भाग जाएगा, तो यहाँ से 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, और 15 में 3 का भाग कितना? 5 बार। 5 का भाग दिया 7 आया, और इसमें 5 का भाग देने पर कितना है? 1, और 7 का भाग देने पर 1 और 1 पास प्राप्त हुआ। और मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम क्या होगा? इन सबका गुणनफल। ठीक है, सबका गुणनफल। देखो यहाँ से गुणा करके देखो, 7 पंजे 35, और 35 का 3 गुणा, 35 का 3 गुणा 105 से रहा, 105 का डबल 210, और 210 का फिर हम लोग डबल करेंगे तो कितना होगा? 210 का डबल 240, और 240 का डबल शायद 800, सॉरी 220, 420 का डबल कितना हो जाएगा? 840 रहेगा अपना। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से आसानी से जवाब दे सकते हैं। चले हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है अपना 8वां प्रश्न, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। और हम लोगों ने कई बार चर्चा की है कि दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है वो परिमेय होती है, साथ में जिनका दशमलव प्रसार अशांत लेकिन वो आवर्ती होता है उसे हम लोग परिमेय कहेंगे। और जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, मतलब कहने का जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहें। ठीक है, जैसे मैं 5 की बात करता हूं तो 5 एक परिमेय संख्या है।
ठीक है। इसकी बात करूं तो जिनके ऊपर बार होता है इसका मतलब रिपीट हो रहा है, ये परिमेय संख्या है। और ये शांत दशमलव है, इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय है। और इसमें देखता हूं तो मुझे कोई रिपीटेशन दिखाई नहीं देता है, दशमलव संख्या है, अशांत है और अनावर्ती है, इसलिए ये कौन सी हो जाएगी यहाँ से, अपरिमेय अपने पास। चलो अगले 9वां प्रश्न के पर देखें। तो दो संख्याओं का योग 35 है और अंतर 113 है, तो सही समीकरण का अपने को चूज करना है, कौन सा सही समीकरण। तो देखो दो संख्याओं का योग 35 है, तो मान लो पहली संख्या अपने पास x है, ठीक है, दूसरी संख्या में कितनी मान y, और दोनों का योग कितना है यहाँ से 35 है, ठीक है। और अब देखो यहाँ से जैसे मैं ऑप्शन में देखता हूं तो ऑप्शन में मेरे पास x प्लस वाई इसमें भी है और x प्लस वाई बराबर 35 इसमें भी है, दोनों ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मुझे। और जैसे मैं इन दोनों ऑप्शनों को देखता हूं तो मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, कि आप विशेष रूप से ध्यान दें। जैसे मैं इसमें आगे बढ़ता हूं तो आगे कह रहा है अंतर कितना है 13, इसका मतलब जैसे मैं x में से y को घटाता हूं तो मेरे पास कितना बनता है 13 प्राप्त होता है, क्वेश्चन मेरा कह रहा है। और जैसे ही मैं ऑप्शन में देखता हूं तो x और y का अंतर 13 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, इसलिए अपने प्रश्न का उत्तर कौन सा रहेगा, बी रहेगा। सारे प्रश्नों के जवाब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, तो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। आपको यह पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। माना मैं पहला संपूरक कोण x मान लिया, मैंने कितना मान लिया, चलो यहां से देखो, मान लिया मैंने पहला संपूरक कोण कितना मान लिया x, और दूसरा साथ में कितना माना y, और दोनों का योग कितना है 180 डिग्री, ये हम लोग जानते हैं। इसके बाद अगर मैं देखूं यहां से क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो मैं अगर x को यहां से अगर बड़ा कोण मानता हूं, क्या मानता हूं मैं, बड़ा कोण बराबर क्या माना मैंने x, और छोटा कोण कितना y माना, ठीक है। तो दोनों कोणों का योग 180 है, इसी संपूरक है इसलिए। दूसरा क्या है अपने पास कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक, इसका मतलब समीकरण 2 बना। और जैसे ही मैं समीकरण 1 व 2 को क्या करता हूं, हल करता हूं, 1 व 2 को जोड़ देते हैं हम लोग, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे यहां से, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री और x माइनस वाई बराबर कितना 18 डिग्री रहा। और जैसे मैं इस प्रश्न का उत्तर निकालूंगा तो देखो यहां से क्या रहा, y से y गया और जोड़ने पर x में हम लोग x जोड़ेंगे, कितना बना 2x बराबर 180 में 18 का योग, तो 8 और 1 9, किससे रहा 198, और 198 में जैसे हम लोग 2 का भाग देंगे तो x बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 99, ठीक है। तो x का मान कितना मिला 99 डिग्री, और जैसे ही मैं x के मान को किसी भी समीकरण में रख दूं तो मेरे पास किसका मान मिल जाएगा, यहां से मेरे पास y का मान प्राप्त होगा। तो मैं इक्वेशन 1 से बात कर लेता हूं, तो देखो आप, तो x का मान 99 रखना प्लस y बराबर कितना 180 डिग्री, तो y का मान निकालेंगे तो 180 डिग्री में से हम लोग 99 डिग्री को कम करेंगे तो y का मान कितना मिल जाएगा, शायद मुझे 10 में से 9 गया तो 1, ठीक है, उस 17 में से 9 गया तो कितना मिला मेरे पास 8 मिल गया, ठीक है। तो कितना आ गया 81 डिग्री, ठीक है। तो x का मान 99 आया और y का मान कितना आया यहाँ से 81 डिग्री, कहने का मतलब बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण कितना है अपने पास 81 डिग्री प्राप्त हो। तो देखो ऑप्शन देखो अपने पास, ऑप्शन नंबर ए, छोटा कोण 81 डिग्री और बड़ा कोण कितना है 99 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, x 3x प्लस 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला समीकरण है। अब इन सम में से x 3x प्लस 2y मतलब रखने, मतलब y और x का मान रखने पर 11 किसमें प्राप्त होता है, कहने का मतलब ये है। यहाँ से तो देखो पहले ऑप्शन में बात करता हूँ, चेक करके देखें हम लोग, तो यहाँ से जैसे ही मैं x की जगह 1 रखूंगा तो 1 रख दिया मैंने, प्लस
y की जगह कितना रखेंगे हम लोग, 2 रखेंगे, तो 2 गुणा 4, और इसको मैं 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, और 8 और 3 किससे रहा, 11 से हो गया। तो बताओ है क्या अपने पास, 3x प्लस 2y बराबर 11, रखने पर कितना मिला, 11। मेरा प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग रख के देखेंगे तो उत्तर इसमें संतुष्ट नहीं। ठीक है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म अनंत हल होंगे, कितने हल होंगे, अनंत। और जब भी हम लोग ये पढ़े चीज तो ध्यान रखा हम लोगों ने, पास है रेखाएं अपने पास 3 प्रकार से होती है, या तो 2 रेखाएं क्या कर सकती है, दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती है, ठीक है, या 2 रेखाएं एक दूसरे की क्या रहेगी, समानांतर रहेगी, या दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या हो जाएगी, समपाती हो। ठीक है, अब यहां से मैं देखें, इन रेखाओं को हम लोग प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं, ठीक है, और इन रेखाओं को हम लोग कौन सी रेखाएं कहते हैं, समांतर। ये रेखाएं हैं अपने पास में समपाती। और हम लोगों ने जब पढ़ा उस समय बताया था कि इनमें a1 बटा a2 बरा b1 बटा b2 नॉट इक्वल, मतलब यहाँ पर गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं होता। ठीक है, और जैसे हम लोग समांतर की यहाँ पे कंडीशन देखते हैं तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ठीक है, यहाँ से आगे के गुणांकों का अनुपात तो बराबर होगा, लेकिन पीछे मतलब c वाले मतलब अचर पद के गुणांकों का बराबर अनुपात नहीं होगा। हम लोग संपाती में देखें तो संपाती में सभी गुणांक क्या होता है, अपने पास बराबर। और जैसे में इन सब के बारे में अध्ययन हम लोग कर लिए, उसके बाद आपको पता होगा यहाँ से प्रतिच्छेदी रेखाओं के अद्वितीय रूप से एक हल होता है। ठीक है, इसका कितना हल होता है, एक हल। सीधी बात करें, इसमें रेखाएं मिलती नहीं है और मिलेगी नहीं तो हल भी नहीं निकलेगा, इसलिए इसमें क्या होंगे, कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई हल। आगे हम बात करें यहाँ से, संपाती के रेखाएं बहुत जगह मिलती है, इसलिए यहाँ से क्या अनेक हल, और अनेक हल या फिर हम लोग कहेंगे अनंत हल। ठीक है, कहेंगे हम लोग अनंत हल। आगे बात करें, अगर वो रेखाएं मान निकलता है उनका, तो ऐसे निकाय ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। और मान नहीं निकलता है, इसका मतलब क्या, असंगत निकाय हम लोग कहेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखें तो हल निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, संगत निकाय। ठीक है, संगत निकाय। और जैसे मैं इसकी बात करूं यहाँ से, यहाँ रेखाएं मिल नहीं रही, मतलब इनमें एक दूसरे में संगत नहीं हो रही, कहने का मतलब ये है, ये बताओ यहाँ से क्या होगा, असंगत निकाय। असंगत निकाय की हम लोग बात करेंगे। और आगे अगर मैं जैसे ही बात करता हूँ तो इसमें भी रेखाएं कहीं जगह मिल रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये भी क्या हो जाएगा, संगत निकाय। क्या होगा, संगत निकाय से रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग रेखाओं को देखते हैं। अब अपने प्रश्न के ऊपर हम लोग आते हैं। अपना प्रश्न क्या कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x माइनस वाई बराबर 0 और के एक्स प्लस 5y बराबर 0 के अनंत हल होंगे। और अनंत हल कब होंगे समीकरण के, जब उनके उसमें, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया, अनंत हल कब होंगे, जब इनमें सभी गुणांकों का अनुपात क्या होगा, समान होगा। और गुणांकों का अनुपात अगर समान है तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, देखो इसके लिए पहला तो 3, और इसका पहला किससे रहा, कैसे रहा अपने पास में। इसकी बात करें हम लोग तो इसका गुणांक किससे है, -1, और इसका गुणांक किससे है, 5 से। जैसे मैं इसको हल करता हूँ तो 5 × 15, और के का 1 से गुणा तो माइनस का के रहा, और जैसे मैं माइनस को इधर भेजूंगा तो के का मान कितना मिलेगा मेरे पास, -15 मिलेगा। उस साइड मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर डी अपने प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग आसानी से हल कर लिए होंगे। जैसे आगे बढ़े हम लोग, अगला प्रश्न अपना 13 नंबर का प्रश्न, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 तथा x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 का आलेखीय निरूपण है। और आलेखीय निरूपण जब भी देखते हैं, इसका मतलब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, रेखाएं समांतर होगी, या रेखाएं कैसी होगी, संपाती होगी। इसका मतलब उनके गुणांकों का अनुपात अपने को जांच करनी है।
ठीक है। गुणांकों के अनुपातों को हम देखें तो देखो यहाँ से a1 बटा a2 की मैं बात करूं, ये a1 का मान रहेगा जो भी गुणांक है, तो यहाँ गुणांक 1 है, तो 1 और इधर से क्या है 2, तो 1/2 हो गया। ठीक है, मतलब a1 बटा a2 का अनुपात कितने रहा, 1/2 हो गया। इसी प्रकार बात करें b1 बटा b2, और b1 बटा b2 का मतलब 2/4, ये तो किससे रहा, 1/2 से रहा। आगे बात करें हम लोग c1 बटा c2, c1 बटा c2 -4/-12 गया, और 1/3 से रहा। अब देखो इसमें देखता हूं आगे के गुणांक दोनों बराबर है, लेकिन पीछे का गुणांक बराबर नहीं है। इसका मतलब कंडीशन कौन सी है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। और ये जो कंडीशन होती है, ये होती है समांतर रेखा, ये होती है समांतर रेखाओं की कंडीशन। इसलिए अपने प्रश्न का उत्तर कौन सा रहेगा, बी हो जाएगा। ठीक है, समीकरण युग्म के एक्स माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 के कोई हल नहीं होंगे, और कोई हल नहीं होंगे इसका मतलब रेखाएं कौन सी है, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं के अंदर आगे के गुणांक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं इससे अपने प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। देखो यहां से बात करें हम लोग इसकी, तो यहां से बात करें हम लोग तो k बटा इसका गुणांक कितना 6 बराबर रहेंगे -1/-2 से रहा। ठीक है, और जैसे मैं इसको हल करता हूं यहां से, और साथ में नॉट इक्वल टू 2/3 रहे, ये भी है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ से चेक करते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग बात करें माइनस माइनस गया, तो इन दोनों के बराबर की बात कर लेता हूँ मैं, तो k/6 बराबर 1/2, तो काट लिया 3 बार गया, और उधर गुणा किया तो k का मान कितना रहा, 3 रहा। उस साइड में ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो 3 का भाग 6 में 2 बार, और 2 को मैं जैसे ही 2 से गुणा करूंगा तो कितना रहेगा 4, और इसमें मेरे ऑप्शन में k नॉट इक्वल टू 4 कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, इसलिए अपने प्रश्न का उत्तर कौन सा रहेगा, k बराबर 3 रहे। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 15वां क्वेश्चन। और आपके पास में 15वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न लिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें और x और y का मान अपने को बताना है। तो ये चीज शायद आप लोग आसानी से, ऐसी जरूरी नहीं है कि देखो प्रतिस्थापन विधि लिखा हुआ है और क्वेश्चन किसका, ऑप्शन का है, तो ये जरूरी नहीं कि लोग प्रतिस्थापन से करें, किसी विधि से कर सकते हैं यहाँ से। तो देखो हम लोग इसके उत्तर को निकालने की बात करें यहाँ से। अब देखो हम यहाँ बात करें सबसे पहले, तो देखो x प्लस 2y बराबर 7, और तीसरा है 3x माइनस वाई बराबर 7 से रहा। अब जैसे मैं इसमें हल निकालूं यहाँ से, तो मैं x का मान उधर रख देता हूँ, आसान रहेगा। तो प्रतिस्थापन से कर लेते हैं, तो x बराबर 7 माइनस किससे रहा, 2y से। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 का मान रखने, 3 का मान रखने पर जैसे हम लोग इसको देखें, तो 3 का 3, एक्स का मान कितना है 7 माइनस 2y रहा, माइनस वाई बराबर किससे रहा, 7 से रहा। और जैसे मैं इसको हल करता हूँ यहाँ से, तो बताओ 3 7 21, 3 7 21, ये 21 माइनस 3 दूनी 6, तो 6y हो गया, और माइनस का y और बराबर में किससे रहा, 7 से। देखो इसको मैं इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ मैं यहाँ से, तो 21 में से 7 का जाना, और 6 और 1 कितना होगा 7, और उधर गया तो 7 किसका होगा, प्लस का रहेगा। 21 में से 7 गया तो कितना होगा 14, और इधर कितना है 7y। जैसे ही मैं भाग दूंगा तो y का मान कितनी बार गया, 2 आ गया। अब मैं ऑप्शनों में अगर मैं चेक करूं यहाँ से, तो y का मान 2, y बराबर 2 शायद मुझे ऑप्शन नंबर सी में मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर मैं यहाँ से अगर y का मान अगर रख के देखूं समीकरण 1 या समीकरण 3 से रख के देखें हम लोग, यहाँ y का मान हम लोग रखें, तो x बराबर 7 माइनस 2, और y की जगह कितना रखेंगे हम लोग 2, तो बताओ कितना रहा, 7 गुणा 2 दूनी 4,
उस 7 में से 4 गया, कितना बचा 3, तो शायद x का मान भी 3 है। ठीक है, इसलिए अपने क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहेगा, सी रहेगा। अपने ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन हो गए और आप लोगों ने आसानी से समझ भी लिए होंगे, सारे प्रश्न आसान थे। ठीक है, और हम लोग अच्छी प्रकार से इनको सोल्व कर लिए। समझ में नहीं आया हो कोई भी क्वेश्चन, तो आप लोग वीडियो को दोबारा चलाएं और दोबारा उस प्रश्न को पहले आप स्वयं करके देखें, उसके बाद, ठीक है ना, वापस आप लोग इसको चला के उसका उत्तर देखें। चलो अगला प्रश्न 16 अपना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक 375 और 675 का मुझे एचसीएफ ज्ञात करना। और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का अलग अलग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखो यहां से 375 और 375 और एक संख्या कौन सी अपने पास में, 675, 675। देखो यहां से इनमें 3 और 12 टोटल योग 15 बना, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा। और में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 175 बार गया। और 125 में 5 कितनी बार गया, एक 25 बार। और 25 में 5 का, 25 में 5 का भाग कितनी बार गया, 5 बार। और 5 का भाग 1 बार गया। ठीक है, और 675 हम लोग बात करें तो शायद इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग जिसमें दूंगा तो कितना रहेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। और जैसे मैं आगे फिर 3 का भाग दूंगा तो 3 7 21 और फिर 3 पंजे 15। 3 का भाग हम लोगों ने फिर से दिया तो कितना रहा यहाँ से 25। और 25, 5 का भाग देने पर 5 और 5 का भाग देने पर कितना रहा। देखो यहां से हम लोग बात करें 375 का मतलब किससे रहा, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 5 से रहा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग 675 की बात करें तो 675 का मतलब किससे, यहाँ से 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5 से रहा। और एस शेप का मतलब है जो कॉमन है। और जैसे मैं इस प्रश्न को देखता हूँ यहाँ से तो ये 3 और आगे ये 5 और ये 5, तो यहाँ से एस शेप बताओ क्या बनेगा, 3 गुणा 5 गुणा। और जैसे मैं इसको हल करता हूँ तो यहाँ से लोग बात करें तो 25 और 25 दिया यहाँ से किस तरह 75। अपने प्रश्न का जवाब क्या मिला अपने को, 75 उत्तर प्राप्त हो। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से निकाल सकते हैं और आप लोग आसानी से समझ भी गए होंगे। चलो मैं इसमें आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की चर्चा करें यहाँ से। तो दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 व 336 यदि एक संख्या 38 है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप सोल्व करो इसको फटाफट ना, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके। निकाल लिया आप लोगों ने इसका उत्तर।
चलो हम लोग चेक करते हैं इसको, है ना, क्या आंसर मिला। चलो देखो यहाँ से, दो संख्याओं का गुणनफल, हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के क्या होता है, बराबर होता है। इसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मैं ऊपर देखता हूँ यहाँ से, तो मुझे एक संख्या कितनी है, 48 है, दूसरी संख्या मुझे ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके अलावा अपने को एचसीएफ का मान कितना दे रखा है, 12, और एलसीएम का मान कितना दे रखा है, 336। और जैसे मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ आसानी, देखो यहाँ से ए बी का मान कितना मिलेगा, 12 गुणा 336 के अंदर हम लोग किसका भाग देंगे, 48 का हम लोग यहाँ से भाग देंगे। देखो यहाँ से 12 का भाग 48 बार गया, तो 48 4 बार चला गया, और यहाँ से 4 का भाग 336 के अंदर कितनी बार गया, 4 का भाग 336 में अपनी बार देखें हम लोग, तो 4 8 32 बचा 1, और 4 चौक 16, तो अपने प्रश्न का उत्तर कितना रहा है, 84। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, सीधा सीधा हम लोग इसमें उत्तर निकाल सकते हैं। 18वां क्वेश्चन हम देगा, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि अपने पास विरोधाभास विधि से हम लोग इसको उत्तर को देखेंगे। चलो देखो यहाँ से, विरोध में माना कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या मान ली हम लोगों ने, परिमेय संख्या मान ली, और परिमेय संख्या हम लोगों ने मानी। इसके बाद माना 5 माइनस 2√3 ए बटा बी, जहां ए और बी क्या है, दोनों सह अभाज्य संख्या है, एक दूसरे में भाग नहीं जाता है ना। अब देखो यहां से, इसमें अगर बात करें 5 का, इधर किसमें ये 5 है यहाँ पर प्लस के अंदर, तो इसमें इधर किसमें आएगा, 5 माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को माइनस करना है। ठीक है, इधर कितना है, माइनस, और जैसे मैं इसको इधर भेजूंगा, तो ये बताओ मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ से थोड़ा गलत लिखा हुआ है ये, तो देखो 5 तो हो जाएगा प्लस का, ठीक है, और ये p माइनस क्यू किसका हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा। जैसे ही मैं इसमें इसका भाग दूंगा, यहाँ से 2 का भाग हम लोग देंगे। ठीक है, 2 का भाग साथ साथ दिया, तो ये 2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 अपने पास प्राप्त होगा। देखो यहाँ से p व q दो पूर्णांक है, और अगर पूर्णांक है यहाँ से, तो देखो ये तो माइनस में रहेगा, और ये किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। चलो ठीक, उल्टा फेरने की मेरे को जरूरत नहीं। अब हम लोग जानते हैं अगर p व q दोनों अगर पूर्णांक है, तो एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है अपने पास में, पूर्णांक हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे हम लोग इसमें देखें, आगे चर्चा करें इसकी, तो आपको पता चल रहा होगा कि इक्वेशन 1 व 2 से समीकरण 1, ठीक है, ये समीकरण 1 है, और ये सॉरी समीकरण 1 है, समीकरण कौन सी है, दूसरे समीकरण। समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि √5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक बताओ, परिमेय संख्या है। परंतु एक √3 एक हम क्या जानते हैं कि √3 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। इससे ये पता चलता है कि हमारी धारणा जो माना परिकल्पना क्या है, गलत है। इसलिए 5 प्लस 2√5 प्लस 5 माइनस, ठीक है, 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये विरोधाभासी स्थिति है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लें इसी प्रकार से विधि से, और इसको जवाब क्वेश्चन में उत्तर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से 19वां प्रश्न, किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल मैदान के चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय पश्चात पुनः वो अपनी एक दूसरे से मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए जहां पर आगे का समय पूछे, इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ से मुझे एलसीएम ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना मुझे, यहाँ से एलसीएम ज्ञात करना है। और जैसे ही मैं 12 और 36 का एलसीएम जो होगा, उतने मिनट के पश्चात क्या मिलेंगे, सोनिया और रवि अपने पास मिलेंगे। तो देखो यहाँ से बात करें हम लोग, 12
और 36 का हम लोग एलसीएम ज्ञात करें। 2 का भाग दिया, 12 में 6 बार चला गया, 36 में 18 बार। 2 का भाग दिया, इसमें 3 बार, इसमें 9 बार। 3 का भाग देने पर 1 और यहाँ 3 रहा, और 3 का भाग देने पर 1 और 1 रहा। ठीक है, आप लोग कर लिया आसानी से। एलसीएम का मतलब क्या होगा, इन सब का गुणा, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और जैसे ही मैं सबको गुणा करता हूँ तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, तो किससे रहा, 36 रहा। इसका मतलब क्या रहा, 36 मिनट बाद सोनिया और रवि एक दूसरे को वो पुनः अपने पुनः प्रारंभिक स्थान पर क्या हो जाएंगे, वो मिल जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में हम लोग बढ़े। तो अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, और इसको भी हम लोग विरोधाभास स्थिति विधि से हम लोग इसका हल करेंगे। देखो यहाँ से माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास कहती है पहले उसको क्या मानेंगे हम लोग, अपरिमेय सिद्ध करना है, तो मुझे क्या मानना है, परिमेय मानना है, ध्यान रखना। ठीक है, और जैसे में इसको परिमेय माना तो परिमेय हम लोग a बटा b का रूप मान लिए। मान लो कि 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या, इसका मतलब उसको मैं p बटा q के रूप में लिख सकता हूँ, और p बटा q के रूप में लिख सकता हूँ। इसका मतलब जैसे मैं इसको इधर भेजा तो √2 किसके बराबर रहा, a बटा 3 b के बराबर। इसको मैंने समीकरण नाम 1 दे दिया, क्योंकि a और b दोनों क्या है, यहाँ से पूर्णांक संख्या है, और a और b अगर पूर्णांक है तो a बटा 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या कौन संख्या होती है, परिमेय संख्या। और अगर दोनों परिमेय है, इसका मतलब समीकरण 1 व 2 से मैं क्या कर सकता हूँ कि √2 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि हम लोग क्या जानते हैं कि √2 एक कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय होती है। और ये क्या कह रहे हैं हम लोग, मानना क्या हमने, ये दोनों क्या है, परिमेय है। इसका मतलब क्या है, इससे ये पता चलता है कि हमारी धारणा क्या है, गलत है। हमारी धारणा क्या है, गलत है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। हम लोग जानते हैं, हम लोग परिमेय संख्या को हम लोग अपरिमेय से करते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या ही अपने पास प्राप्त है। तो ये लाइन भी आप लोग नीचे लिख सकते हैं। चलो लोग अगले प्रश्न की ओर चर्चा करें। अगला प्रश्न है अपने पास, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। ठीक है, इसके बाद में उसने 15 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात की। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करो, देखिए आपसे हो पाता है। इसमें क्या करना है, सबको पहले बल्ले का गेंद का मूल्य अपने को मान लेना है। चलो माना बल्ले का मूल्य, बल्ले का बराबर कितना मानेंगे हम लोग, x रुपए। ठीक है, और गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य बराबर हम लोग क्या ना मानेंगे, y रुपए। ठीक है, मान लिया दोनों का। स्थिति नंबर 1, स्थिति 1 में बताओ क्या है, यहाँ से 7 बल्ले और 6 गेंद, इसका मतलब 7x प्लस 6y इसके बराबर है 3800 रुपए के बराबर। और स्थिति नंबर 2 के अंदर, स्थिति नंबर 2, स्थिति 2 क्या कहती है कि 3 बल्ले 3x प्लस और 5 गेंदें 5y किसके बराबर है, यहाँ से 1750 के बराबर। ठीक है, तो मैं यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को आराम से कौन सी विधि से कर सकते हैं हम लोग, इसको इस विधि को हम लोग यहाँ से विलोपन विधि से हम लोग इसको कर लेते हैं। अब देखो मैं यहाँ y का गुणांक समान बना रहा हूँ, तो गुणांक बनाएंगे हम लोग, y का गुणांक समान बनाएंगे। देखो मैं 5 को समीकरण 1 और समीकरण 2, तो मैं यहाँ से इक्वेशन 1 को 5 से गुणा करके इक्वेशन 2 को 6 से गुणा करके मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे घटा रहा हूँ। तो देखो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन 1 को अगर 5 से गुणा करता हूँ तो 5 7 35, तो 35x। ठीक है, प्लस 5 6 30, तो 30y हो गया। ठीक है, बराबर में
ऐसे ही मैं 3800 को किससे गुणा करूं, 5 से यहाँ गुणा करता हूँ, तो कितना बनेगा बोलो। 3800 को अगर मैं 5 से गुणा करूं तो 5 8 40 का जीरो, डबल जीरो पहले ही बेटा इसमें, 40 का जीरो, हासिल का 4, 5 3 15 और 4 19। ठीक है, तो इतना हो गया। डबल जीरो, 5 8 40 का जीरो, हासिल का 4, 5 3 15 और 4 19। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 तिया 18x प्लस 6 पंजे 30y बराबर, तो 6 से गुणा किया, 6 पंजे 30, ठीक है, 6 पंजे 30 की जीरो हासिल का 3, 6 7 42, 42 और 3 45 का 5 हासिल का 4 और 6 कम 6 4 10। ये अपना, और जैसे मैं इसको घटाता हूँ, माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, चलो देखो यहाँ से ये गया पूरा। 35 में से अगर 18 गया तो कितना बचा, देखो 15 में से 8 गया 7, और यहाँ कितना रहा सही 1। ठीक है, तो यहाँ किसे 17x बराबर, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, जीरो में जीरो गया जीरो, 10 में से 5 जाए पर 5 बचा। और बताओ यहाँ से फिर 8 में से अगर जीरो गया तो कितना बचा, 8 बचा। अब देखो यहाँ से, और 1 में से गया जीरो बचेगा, तो 17 का भाग जैसे मैं इसमें देता हूँ तो 17 पंजे 85, एक्स का मान कितना मिला मेरे पास यहाँ पे, 5 बार भाग देने 500। मतलब यहाँ से बल्ले का मूल्य कितना निकल के आया, 500 रुपए मेरे बल्ले का मूल्य निकल कर आ गया। अगर मैं यहाँ से अगर किसकी देखें, यहाँ से हम लोग देखो, इक्वेशन एक से, इक्वेशन एक से, अब देखो इक्वेशन एक क्या है बताओ, इक्वेशन एक है अपना 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, तो 7x प्लस 6y बराबर कितना, 3800। अगर मैं इसके अंदर, अगर मैं x बराबर अगर 500 रखूं, x बराबर 500 रखने पर गेंद का मूल्य प्राप्त होगा। देखो यहाँ से 7 गुणा 500 प्लस 6y बराबर किससे रहा, 3800 से रहा। देखो यहाँ से 7 पंजे 35, तो ये कितने रहा 3500 बरा प्लस 3500 प्लस 6y बराबर किससे है 3800 से। जैसे हम लोग इसमें आगे देखें तो 6y बराबर 3800 में से कितना जाएगा 3500, और हम सबको आता है 3800 में से 3500 जाएंगे कितने बचेंगे, यहाँ से बताओ 300, तो 6y बराबर कितना बचा 300। और जैसे ही मैं यहाँ से y के मान रखूंगा, इसका मतलब मुझे 300 में किसका भाग देना है, 6 का भाग, तो 6 पंजे 30 और ये जीरो, इसका मतलब गेंद का मूल्य कितना प्राप्त हुआ अपने पास, 50 रुपए प्राप्त हुआ है। और इस क्वेश्चन को भी आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलो हम लोग अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है अपने पास, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु मुझे ज्ञात करनी। ठीक है, तो हम लोग इस प्रश्न को हम लोग देखें आंसर। चलो तो आंसर क्या आएगा, माना, माना नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर कितनी है, एक्स वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर कितनी, एक्स वर्ष। ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु कितनी मान ली हम लोगों ने, एक्स वर्ष मान ली। इसी प्रकार मान लिया हम लोग सोनू, तो सोनू की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर कितनी लोगों ने, वाई वर्ष मान ली। ठीक है, सोनू नूरी के। अब देखो यहां से, जैसे अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूं तो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है बताओ, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी।
इसका मतलब मुझे पहले 5 वर्ष पूरी की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व, देखो यहाँ से 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष मतलब पहले की बात कर रहे हैं, और 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या रहा कि एक्स, नूरी बताओ, नूरी की आयु तो कितनी होगी, x -5 वर्ष। ठीक है, सोनू की क्या होगी, सोनू की आयु x, सॉरी y-5 वर्ष, y-5। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि सोनू और नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी बताओ, 3 गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी, 3 गुनी। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है अपना, 3 गुनी थी, और 3 गुनी थी, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग स्थिति बनाए, तो यहाँ से स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर, देखो बड़ी कौन है, नूरी, इसका मतलब छोटा कौन है, सोनू। तो 3 गुना, अगर मैं सोनू को करूंगा, मतलब 3 किसके करूंगा, मैं सोनू को अगर लगाऊंगा, जब जाके दोनों की आयु क्या होगी, बराबर होगी। और जैसे मैं इसका अगर सॉल्यूशन निकालूं, तो x-5 बराबर 3y, और 5 × 3 = 15। और जैसे मैं इसको इधर लाता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ, तो x-3y बराबर 15, माइनस का 15 है, उसमें +5 आके जुड़ेगा, तो x-3y बराबर किससे रहा, -10। ये क्या बना अपने पास, समीकरण नंबर 1 बना। ठीक है, हम लोग आगे अगर बात करें 10 वर्ष, आगे किस क्वेश्चन किसके लिए कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष आगे नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो पहले क्या होता है, हम लोग देखें यहाँ से 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु, और नूरी की अगर वर्तमान आयु अगर x है, तो 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, x+10 वर्ष अपने पास रहे। ठीक है, आगे हम लोग देखें सोनू, सोनू की वर्तमान आयु वो कितनी है, xy है, तो बताओ इसकी आगे के 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+10 वर्ष। ठीक है, y+10 वर्ष। अब देखो यहां से क्वेश्चन कह रहा है कि 2 गुनी, ठीक है, और 2 गुनी की अगर बात कर रहा हो यहां से, तो नूरी, तो x+10 बराबर मुझे 2 गुना y+ क्या करना है, 10 करना है। देखो हम लोग क्वेश्चन में अगर देखें, तो आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी प्रकार से कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी रह जाएगी। अब जैसे मैं इसको सोल्व करता हूं, तो यहां से देखो x+10 बराबर 2y, और 10 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा, 20 रहा। इसको मैं इधर लाता हूँ, और मैं इसको इधर इसको ले आता हूँ, तो x-2y, और 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 10। समीकरण नंबर किससे रहा, 2 से रहा। और जब मेरे पास समीकरण 1 और समीकरण अगर 2 प्राप्त हो गई, मैं आसानी से x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो कि मेरे पास सोनू और नूरी की वर्तमान आयु है। ठीक है, तो हम लोग बात करें समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब देखो यहां से समीकरण 1 क्या है अपने पास, x-3y बराबर -10, x-y बराबर -10, x-3y बराबर -10 रहा। ठीक है, उस समीकरण 2 बताओ कितनी है अपने पास में, x-2y बराबर 10, x-2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। चलो मैं दोनों को यहाँ से हल कर लेता हूँ, घटाया, ये प्लस और ये माइनस, चलो गया, 3y में से अगर प्लस का 2y गया, तो कितना बचा, माइनस का y, और 10 में अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो कितना रहा, 20,
और प्लस हो गया कटने पर, तो y बराबर किससे रहा 20 वर्ष। मतलब सोनू की आयु कितनी आ गई 20 वर्ष आ गई। और मैं अगर समीकरण एक में y बराबर 20 रखने पर, y बराबर 20 पर, अब देखो समीकरण एक क्या है अपने पास में, x माइनस 3 गुणा y की जगह कितना रखेंगे हम लोग रखेंगे बराबर माइनस का किससे रहा 10। तो यहाँ से देखो x बराबर माइनस 20 या 60 बराबर माइनस के 10, तो x बराबर माइनस 10 में कितना जोड़ेंगे हम लोग 60। उस 60 में से अगर माइनस 10 गया तो कितना बचा, यहाँ से 50 रहा। ठीक है, तो 50 वर्ष की आयु है नूरी की आयु, नूरी की आयु 50 वर्ष आई और सोनू की आयु कितनी आ गई 20 वर्ष वर्तमान आयु पर प्राप्त हुई है। तो हम लोग आगे देखें। चलो अगला प्रश्न अपने पास में 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात करना है। और m के मान ज्ञात करने के लिए अपने को y बराबर mx प्लस 3 रखा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको हल करें। देखते हैं आप लोग इसको हल कर पाते नहीं कर पाते। करो हल करो। बोर्ड एग्जाम टाइम में मजे मारना है ना थोड़ा हानिकारक है। देखो ना 2x प्लस 3y बराबर 11, तो हम इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं हम लोग। 2x प्लस 3y बराबर 11, 3y बराबर 11 का नंबर 1। अगला समीकरण अपने पास में 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। उस साइड में इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से आसानी से हल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे सीधा लिख दूं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ऐसा माइनस प्लस और माइनस। देखो यहाँ से क्या है, ये किससे रहा प्लस से रहा। ठीक है, अब देखो कलर लोग चेंज कर लेते हैं आपको, ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 2x में 2 कुछ नहीं बचा। 3 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो कितना रहेगा मेरे पास, 3 में 4 जोड़ा तो 7y। 11 में अगर मैं 24 जोड़ता हूँ तो कितना बढ़ता है 35 बनेगा। और 7 में अगर हम लोग 35 का भाग देंगे, 35 में 7 का भाग देंगे तो y बराबर कितना बनेगा 7 पंजे 35। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 5 अपने पास प्राप्त हुआ। तो x की मान वैल्यू ज्ञात करें इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से देखो यहाँ से 2x प्लस 3 और y की जगह कितना रखेंगे हम लोग 5। ठीक है, बराबर कितना है 11। तो 2x बराबर 3 पंजे 15 और 11 में से जैसे ही 15 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 4। और जैसे मैं 2 का भाग दूंगा तो x बराबर किससे रहा -2। ठीक है, तो y का मान 5 प्राप्त हुआ अपने पास और x का मान कितना प्राप्त हुआ -2 प्राप्त हो गया। आगे हम लोग देखें इसके अंदर, तो मुझे m के मान के लिए बोला है वो, है ना। तो y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, तो कितना है यहाँ से y बराबर mx प्लस 3। अगर मैं इसमें सोल्व की बात देखूं तो इसके अंदर आपको x का मान रखना, y का मान रखेंगे। जैसे हम लोग इसमें x और y का मान हम लोग रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ से m की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखो यहाँ से y का मान 5 से रहा, m का मान मुझे निकालना है और x का मान किससे रहा -2 से रहा, और प्लस में कितना है 3। तो देखो यहाँ से 3 किस में यहाँ पर प्लस में किस में आएगा माइनस में। तो यहाँ से m को तो -2m बराबर 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2। तो -2m बराबर प्लस का 2,
m बराबर 2/-2। जैसे मैं भाग दूंगा तो m का मान मेरे पास कितना प्राप्त हुआ, -1 प्राप्त। ठीक है, आप लोगों के भी ये चीज आसानी से निकल गया होगा ये क्वेश्चन, और आप लोग इसके उत्तर को प्राप्त कर लिए होंगे। ठीक है, तो हमने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है अपने पास, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखो दो संख्याओं का अंतर कितना, 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो पहले हम लोग संख्या माने, माना पहली संख्या x है। क्या मानेंगे हम लोग, माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या बराबर हम लोग कितनी मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर हम लोग क्या मानेंगे, y यहां से मानेंगे। हम लोग पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, दोनों संख्याओं का अंतर, क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना, 26 है। ये मैंने यहां से क्या लिख दिया, 26 लिख दिया। समीकरण नंबर 1। आगे अपने क्वेश्चन कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। अब पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैं यहां पर, ये पहली संख्या है और ये कौन संख्या, दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या रही, और पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है, 3 गुनी। इसका मतलब मुझे 3 किसके आगे लगाना, y के आगे लगाना है। अब देखो यहां से अगर मैं इसको बात करूं तो x माइनस 3y बराबर क्या हो गया यहाँ से, 0। समीकरण नंबर 2। अब मैं इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 को आसानी से सोल्व कर सकता हूं। अब देखो यहाँ से इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, समीकरण 1 बताओ क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर किससे रहा, 0 से रहा। ठीक है, अब देखो तो आप लोग इसको आसानी से कर लिए होंगे, तो कर रहे होंगे। देखो माइनस माइनस से तो प्लस हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस गया। 3 में से अगर 1 गया तो कितना रहा, 2y। और देखो यहाँ से 26 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 26। और जैसे ही मैं 26 में 2 का भाग देंगे तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 13 अपने पास प्राप्त हो गया। इसका मतलब छोटी संख्या कितनी प्राप्त हुई, 13। तो बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 में हम लोग मान रख लेंगे। ठीक है, तो मैं बात करें समीकरण 2 से, तो देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 0। x बराबर किससे रहा, 3y से रहा। और मैं अगर y का मान अगर 13 रखता हूं तो 3 गुणा 13, तो x का मान मुझे कितना प्राप्त हुआ, 13 तिया 39 मेरे पास प्राप्त होता है। तो ये भी प्रश्न आप लोगों ने आसानी से कर लिया होगा, निकाल लिया होगा। आसान प्रश्न है, टेक्निकल प्रश्न है थोड़ा, है ना, इसलिए आप लोग इसमें ध्यान दें। चले हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में हम लोग 1 घटा दें, ठीक है, तो पहले तो हम लोग भिन्न मानेंगे, माना, तो इधर से लिख लेते हैं हम लोग, माना भिन्न x बटा वाई। इसका मतलब हम लोगों ने अंश तो क्या माना है, x माना है, और हर क्या माना, हम लोगों ने y माना। ये हम लोग विशेष रूप ध्यान दें। अब देखो यहां से स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि अंश में 1 जोड़ दे हर में 1 घटा दे। अंश में मुझे क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है, और हर में मुझे क्या करना है, 1 घटाना है। तो भिन्न 1 में बदल जाती है। इसका मतलब किसके बराबर रहा, 1 के बराबर रहा। तो बताओ यहां से x प्लस वाई बराबर 1 को मैं अगर इधर गुणा करूंगा इसके साथ तो y माइनस 1 रहा, और इधर आएगा, चलो ठीक है, ये यहाँ पे 1 सॉरी है ना, यहाँ पे क्या हम लोग x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 हो गया। तो x माइनस वाई, और ये उधर गया तो -1 में -1 जोड़ेंगे तो बताओ कितना बनेगा यहाँ से, x माइनस वाई बराबर क्या रहा, -2। समीकरण नंबर 1 बनी अपने। हम लोग स्थिति नंबर 2 की बात करें तो स्थिति नंबर 2 के लिए बताओ प्रश्न क्या कर रहा है अपने पास, कि यदि हर में हम लोग 1 जोड़ दें,
हर में एक जोड़ता है तो भिन्न कितनी बन जाएगी, 1/2। मतलब अपने को अंश में कोई चेंजेस नहीं करना है, हर में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो जैसे मैं y में अगर 1 जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितना भिन्न प्राप्त होती है, 1/2 प्राप्त होती है। अगर मैं यहाँ से वज्र गुणा करूं, क्या करें हम लोग यहाँ से वज्र गुणा, तो हम लोग इसका उत्तरासन से दे पाएंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका, तो 2x और y को इधर गुणा करेंगे 1 से तो y प्लस 1 से रहा, y को मैं इधर ले आता हूँ तो 2x माइनस वाई बराबर किससे रहा, 1 से अपने पास रहा है। ये मेरे पास समीकरण 2 प्राप्त हुई। और मैं अगर मैं इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में से अगर मैं इक्वेशन 2 को घटाता हूँ मेरे प्रश्न का उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाए। अब देखो यहाँ से इक्वेशन 1 कितनी है, x माइनस वाई बराबर कितनी है, -2, ठीक है। और अगर मैं आगे अगर बात करूं, x माइनस वाई बराबर -2, उस समीकरण 2 कितनी है, 2x माइनस वाई बराबर किससे, 1 से। अब देखो यहां से अगर हम इसको हल करें, देखो घटाओ, माइनस प्लस और माइनस, ये दोनों गए प्लस माइनस के। x में से अगर मैं 2x में से अगर 1x घटाऊं तो माइनस का x बचेगा, बराबर 2 में अगर मैं 1 -2 और माइनस का 1 टोटल -3 हुआ, माइनस और माइनस प्लस बन गया, तो x बराबर किससे रहा, 3 से रहा। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ अपने पास, 3 प्राप्त हुआ। और अगर x का मान 3 प्राप्त हुआ तो मैं समीकरण 1 से मान निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो समीकरण 1 से, उस समीकरण 1 से बताओ क्या रहेगा, समीकरण 1 से x का मान मुझे 3 रखेंगे तो ये 3 माइनस वाई और बराबर में किससे, -2 से, उधर हम लोग भेजें तो y माइनस का y बराबर -2 और माइनस का किससे रहा, 3 से रहा, ठीक है। और तो y माइनस का y बराबर -5 और हम लोग काटेंगे यहाँ से, कितना बनेगा, y बराबर कितना बना, 5 अपने पास प्राप्त हो, ठीक है। तो y का मान कितना प्राप्त हो गया अपने पास, 5 अपने पास प्राप्त है। और ये चीज भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग ना, देखो x का मान 3 मिला, y का मान कितना मिला, 5, तो मेरे पास भिन्न कितनी हुई, 3/5, ठीक है। तो भिन्न कितनी बनी यहाँ से, भिन्न बनी अपने पास में 3/5। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैं अंश में एक जोड़ दूं, हर में एक घटा दूं, एक जोड़ा तो कितना बना, 3 और 1 4 और 1 घटाया तो कितना बना, 4, और 4/4 का मतलब किससे हो गया, 1 से। तो कह रहा है ना भिन्न कितनी बन जाती, 1 बन जाती, 1 बन गई। आगे हम लोग इसमें चेक करें, यदि हर में एक जोड़ दें, हर में क्या जोड़ दें, 1, और अंश को जैसा का जैसा रखें, तो अंश जैसा का जैसा है, और हर में एक जोड़ा, 5 में एक जोड़े तो कितना बना, 6, और जैसे मैं अगर उसको काटूंगा तो कितना बनेगा, 1/2 बनेगा। तो क्या भिन्न 1/2 हो जाती है क्या, बिल्कुल 1/2 हो गए। अगर ये क्वेश्चन अगर ऑप्शन में आता है तो आप सीधा सीधा ऑप्शन से करें, इस में फंस के आप लोग, इस विधि में फंस के आप टाइम वेस्ट नहीं करें, ठीक है ना, क्योंकि सीधा सीधा अपने पास उत्तर मिल जाएगा वहां से। आशा है कि आप लोग क्लास समझ में आई होगी पूरी, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग धन्यवाद।